नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2021 के एडिटोरियल और आइडिया पेज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। और आज वैसे डेट तो खैर 8 अगस्त है, पर अपन बात कर रहे हैं अभी 6 अगस्त के एडिटोरियल की, ठीक है। और फिर हमारा 7 अगस्त का और रहेगा, प्रोबेबली वो आपको कल मिल जाएगा या हो सका तो आज शाम तक, ठीक है। 10 तारीख तक का मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा यूँ इरेगुलर रहेगा। बाकी फिर से हम 11 तारीख से एक प्रॉपर पैटर्न पे आ जाएंगे प्रोबेबली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम देखने वाले हैं इस वाले सेक्शन में। तो फर्स्ट हम देखेंगे इन अ सेलेक्ट क्लब। अभी आईएनएस विक्रांत, ओके, इसको कमीशन किया जा चुका है इंडियन नेवी में। ये इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। तो अभी ये क्लब क्या है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया की और इसके क्या मायने हैं, जानेंगे। दूसरा है री राइटिंग इंडियन आईएनसी। 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसके बाद से लेकर अभी तक क्या एडवांसमेंट इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने किया है वो जानेंगे। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि अभी कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां बिगड़ी हैं उसमें फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास में सर्वेज ही अवेलेबल नहीं है प्रॉपर। तो यहां पर एक सर्वे का हवाला दिया जा रहा है जिसको बोल रहे हैं सोफी, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप या फिर आप कहोगे 5 इंस्टीट्यूशन मिलकर के कंडक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, कुछ माइन्यूट डिटेल्स हमें यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल इन सेलेक्ट ग्रुप, आईएनएस विक्रांत को जैसे ही इंडिया में अभी देखो फर्स्ट सी ट्रायल के लिए, मैंने कमीशन बोल दिया, सॉरी, कमीशन की बजाय फर्स्ट ट्रायल के लिए उतारा गया ओशंस में। तो आप देखो ये बहुत ही शानदार मोमेंट इंडिया के लिए माना जाएगा कि जब 6 कंट्रीज वर्ल्ड के 6 कंट्रीज जिनके पास में इस तरीके के इंडिजिनसली मतलब खुद के देश में बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दैट मीन्स नेवी का वो हिस्सा, ये शिप्स ऐसे होते हैं जिन पर आप देखते हो कि जो जेट फाइटर्स हैं उनको वहाँ पर प्लेस रखा जाता है, हेलीकॉप्टर से डिप्लॉय रहते हैं और उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो वहीं से लॉन्च किया जाता है, वहीं से फिर वो अपनी टेक ऑफ लेते हैं, वहीं पे लैंड करते हैं, ठीक है। लैंड करना नहीं अपन कह सकते क्योंकि वहाँ पर लैंड नहीं होता, बेसिकली वहाँ पर उतर सकते हैं इजीली। खैर बात यह है कि 6 कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी जिनके पास में अपने खुद के देश में बनाए हुए ऐसे बड़े बड़े शिप्स हैं, ऐसे बड़े बड़े जहाज़ हैं जो कि एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं और ये नेवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते हैं, राइट। तो 6 कौन कौन से हैं, उनके अलावा 7वां इंडिया हो गया। तो 6 है, देखो, यूएस, यूके, स्पेन, रशिया, फ्रांस, चाइना। स्पेन का नाम आप जरूर याद रखना क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। बाकी तो आपको पता ही है, सारे के सारे P5 है। यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये क्या है, P5 प्लस स्पेन। अब इंडिया और हो गया है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन नेवी के लिए। इसके पहले देखो हमारे यहाँ पर आईएनएस विक्रांत हुआ करता था, आईएनएस विराट है और इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य। ये 3 ऐसे नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो कि हमने बाहर से लिए थे। जैसे 1961 में इंडक्ट किया गया था आईएनएस विक्रांत को, आईएनएस विराट को किया गया था 1982 में, आईएनएस विक्रमादित्य ये सॉरी ये भी हमारी नेवी में हमने इंडक्ट किया। तो ये जो पहले थे विराट और विक्रांत, ये तो ब्रिटिश नेवी से लिए हुए थे, जबकि विक्रमादित्य रशियन नेवी का था, वहां से हमने लिया था। अब आप देखो आईएनएस विक्रांत, इसको डीकमीशन करके, आपको पता है बजाज की जो विक्रांत वाली बाइक आती है उसका ऐड आपने देखा होगा, याद हो तो, ठीक है, वो उसी से निकाला गया था। तो अब नया जो है न्यू आईएनएस विक्रांत, ये 75% इंडिजीनस है, दैट मीन्स इंडिया के अंदर इसके सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं और यहीं पे तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा टिकट है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जब अग्रसर हो रहे हैं। देखो आईएनएस विक्रांत को कमीशन तो करना था 2014 में, पर आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले होता रहता है। दूसरी तरफ 2009 के अंदर इस आईएनएस विक्रांत का काम शुरू हुआ था, उसको 2014 में 5 साल के अंदर अंदर नेवी को सौंप देना था। उसी टाइम पे चाइना की नेवी की सिचुएशन ऑलमोस्ट ये की यही थी, पर चाइना में बताया जा रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जो कि वहाँ की जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, ठीक है, PLA नेवी जो बोली जाती है, वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेंथ उनको मिलती है। दूसरी तरफ
हमारे आज सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां पर चाइना लगातार एक स्टैंड ऑफ मेंटेन करे हुए है, वो भी यूनिलैटरली एक एक्शन लिया था पिछले साल, तब से लेकर अब तक। तो इंडियन ओशियन में चाइना की लगातार अपनी प्रेवलेंस, इंडिया की 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टल लाइन और चाइना की वहां पर एमरजेंस। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया की नेवी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये जो नेवी के अंदर जो कुछ भी अभी इंडक्शन होने वाला है, इसको आप इनकम्पेरेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, ठीक है। इस पर रशिया से लिए हुए जो MiG-29K फाइटर्स हैं, वो कामो जो 31 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। और अमेरिका से हम जल्दी ही MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, ये भी हम डिप्लॉय करेंगे। तो ऐसे में हमारी नेवी को जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब देखो, इंडिया अपना खुद के एयरक्राफ्ट करियर्स को बिल्ड करना शुरू कर चुका है, तो नेवी जो है वो अपने आप में और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगी टाइम के साथ साथ में। ओके, अब देखो, प्लान है कि टोटल 2 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंट्रोड्यूस करना था, पर वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डिले के चलते अभी तक भी आज 2021 में पहला ट्रायल शुरू हुआ है। किसका? INS, न्यू वर्जन ऑफ INS विक्रांत का, राइट। अब आप देखो, चाइना के साथ में देखो, चाइना को हर कोई प्रॉब्लम की तरह परसीव कर रहा है, पर्टिकुलरली 4 कंट्रीज जो कि क्वाड बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इंडिया। इन सब का चाइना चैलेंज अपने अपने तरीके से है और इनकी कन्वर्जेंस भी चाइना की वजह से ही है, साथ में मिलीभगत भी चाइना की वजह से ही है। तो ऐसे में नेवी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। हमने शायद 5-7 दिन पहले एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि हम शायद मिलिट्री वाले आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो चाइना को शायद कंट्रोल ना कर सके, पर हाँ, हम USA को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को साथ में लेकर के नेवी के बेसिस के ऊपर हम चाइना को इजीली कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर LAC पे चाइना अपनी एग्रेशन दिखाए तो हम ये जो मलक्का स्ट्रेट वाला चैनल है ना, जिसमें नीचे की तरफ इंडोनेशिया, ऊपर की तरफ मलेशिया और बीच में से फिर ये निकलते हैं, तो हमारे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो नेवल बेसिस हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे तो चाइना पर लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो मलक्का स्ट्रेट होती हुई रहती है, इंडियन ओशियन टू मलक्का स्ट्रेट, देन साउथ चाइना सी टू चाइना, राइट। तो इस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सी लेन्स को आप रोक सकते हो अगर इमरजेंसी आए। तो बोला पीपल लिबरेशन आर्मी की नेवी जो है वो भी स्ट्रेंथन होती चली जा रही है, ऐसे में हम डिले नहीं कर सकते। साथ में 1971 जब वॉर था उस पाकिस्तान के खिलाफ, उस टाइम पे INS विक्रांत जो पुराने वाला था, जो डिकमीशन हो चुका है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बोला ऐसा ही कुछ ये काम भी करने वाला है, ठीक है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छा स्कोप है, नो डाउट, पर हमें थोड़ा लंबा और दूर का सोच करके और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है नेवी को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है री राइटिंग इंडियन INC, तरुण दास जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, 1991 में जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे, तब हमारी सरकार के ऊपर एक दबाव बन गया था कि कैसे हम हमारी इंटरनेशनली जो भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, जिसमें कि हम एनर्जी के लिए आज भी अराउंड 85% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। तो ऐसे में हमें पैसा भी तो पे करना होता है ना उसका। तो पेमेंट के लिए हमारे पास में सिर्फ 9 दिन का रुपया बच गया था फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात की जाए तो। क्योंकि पेमेंट आप किस में करोगे? इंटरनेशनल करेंसीज में, जिनमें लेन देन किया जा सकता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो USA की डॉलर। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या बन जाती है, अपने आप में एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी 1991 तक मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी, पर हमारा टिल्ट किस तरफ था? सोशलिस्टिक, मतलब हर चीज के अंदर रोल प्ले कर रही थी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर परिस्थिति आई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है और उसके चलते हमने हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल था उसको रिड्यूस करना शुरू किया। और उस पॉलिसी को आप बार बार पढ़ते हो, मैं बार बार नाम लेता रहता हूं, LPG पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपने लिबरल का मतलब एकदम ओपन कर दिया अपने जो भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था उसको, कि हाँ भाई कोई भी पार्टिसिपेट करता है। प्राइवेटाइजेशन, लाइसेंसेस की माथापच्ची खत्म कर दी कि भाई आपको कोई भी काम करने से पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और लाइसेंस लेकर के फिर काम करोगे। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल कंपनी जाकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है और इंडियन कंपनीज भी अब इंटरनेशनली जाए तो उसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं रहने वाली थी। और इसका फ़ायदा क्या हुआ?
वो अब देखो आने पिछले 30 साल के अंदर बताए जा रहे हैं कि जून 1991 का टाइम था जब हमने इंपोर्ट और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया था कि भाई आप कुछ भी मंगाते हो बाहर से तो उसके लिए भी लाइसेंस था, और दूसरा आप इंडस्ट्री कुछ भी ओपन करना चाह रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया 1991 में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कदम थे जिनमें देखो बहुत सारे लॉज को लिबरल बनाया गया, कंट्रोल जो था सरकार का वो लूज किया गया, रेगुलेशंस बड़े कंड्यूसिव बना दिए गए। ठीक है, तो ऐसे में दो तरीके के लोग थे वहां पर जिन्होंने अपनी रिएक्शंस दी। पहला ग्रुप तो क्या कि अरे यार ये तो सस्टेनेबल मैटर नहीं है, ये तो लंबा नहीं चलेगा। आप भी देखो कुछ भी करते हो, आईएएस की तैयारी करने के लिए निकले, अरे तू अरे यार जिंदगी खराब कर लेगा तेरी, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा तेरे से नहीं होगा, ठीक है। वो पाल सिंह तोमर वाली बात है ना, तो पे ना हो पाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो दूसरी चीज बात है दूसरी बात आ जाती है आपकी कि कुछ लोग आपको प्रेज करेंगे कि अरे यार बहुत बढ़िया है, चेंजेस लेकर के आ रहा है, बहुत नया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा काम है, करो। तो यही चीज़ वहाँ पर भी फीलिंग हुई थी कि जिन लोगों ने इस फॉर्मेट को अनसस्टेनेबल बनाया वो कंपनियां मोर और लेस टाइम के अंदर क्या हो गई, खत्म। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से वो हो गए लेट। तो ऐसे में दूसरा ग्रुप जिसने इन एलपीजी रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेज किया, वो आज देखो नए नए चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज इंटरनेशनल प्लेयर्स की कंडीशन देखो तो इंडिया के लीडर्स इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर काउंट होना शुरू हो चुके हैं पिछले 30 सालों के अंदर अंदर। देखो फर्स्ट चैलेंज जो था, जो कौन से फर्स्ट ग्रुप वाले जो थे, या फिर ये मानो कि जो अभी नया नया सिस्टम शुरू हुआ था, एलपीजी सिस्टम अभी इंड्यूस हुआ था, ये था कि हाँ जी अब इंटरनेशनल कंपनियां भी आके काम करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहला चैलेंज था दैट वाज एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज का आना। अब देखो एमएनसीज को सीधा तो एंट्री दी नहीं थी कि आ जाओ जी आप हमारे यहाँ पर, हम हमारे दरवाजे पूरे खोलते हैं, नहीं नहीं, एक बहुत ही सोच समझ करके ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एमएनसीज को अलाउ किया और उनको ये कहा कि आप यहाँ पर आकर के और इंडियन एंटिटीज जो ऑलरेडी हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करो, जॉइंट वेंचर क्रिएट करो और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री ऐसे नहीं मिली थी। आप देखो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स खुलते हैं, इंडियन पार्टनर्स के साथ में काम होता है, और आप देखो काउबॉय अप्रोच में उन्होंने काम, एक बार बोला गया, मतलब पहले क्या बोला जाता था कि ये जो एमएनसीज हैं ये काउबॉय अप्रोच के ऊपर काम करने वाली है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होता है, इंजीनियर, राइट। तो वो कोई भी प्रोग्राम अगर बना रहा है तो कुछ कीज अपने हाथ में रखेगा कि जब कभी भी मुझे ये खरीदने वाला सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला परेशान करेगा तो बोले इन कीज का यूज करके मैं सॉफ्टवेयर को पूरा कंट्रोल में कर लूंगा। तो ऐसा कहा जाता था कि एमएनसीज जो हैं वो काउबॉय अप्रोच के ऊपर काम करेगी कि यहां पर इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी जिनके साथ में वो जॉइंट वेंचर क्रिएट करेंगे उनके साथ में मिलके और फिर बाद में काम तो शुरू कर देंगे पर पकड़ अपने हाथ में रखेंगे। और मोर और लेस कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फील भी होती होगी। पर अगर आज इंडियन साइड की कंपनीज की बात करो, टेक्नोलॉजी में देखो ना, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस वर्ल्ड की टॉप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कंपनीज में से एक आती है। तो बोले कि वो काउबॉय अप्रोच 100% नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ ये बात भी ठीक है कि बहुत सारी ऐसी शादियां हुई थी, शादियों का मतलब ये जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश हुए थे, बहुत सारे फेल हुए, पर जिन्होंने देखो एवोल्यूशनरी अप्रोच रखी, चेंजेस किए टाइम के साथ में, चैलेंजेस को फेस किया, वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं इंटरनेशनली। फिर बात आ जाती है जल्दबाजी क्यों, ये सवाल उठा था। तो देखो 1991 से पहले तो सरकार की पकड़ हुआ करती थी, पर जून 1991 के बाद में सब कुछ चेंज होता है और फोकस में आ जाता है इंडियन कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर इंडिया का वो बार बार मारुति की 800 गाड़ी, वो एकदम ओल्ड मॉडल वाली देख देख करके परेशान हो गया। क्यों ना जी उसको दूसरा ऑप्शन भी दिखाया जाए, क्यों ना जी अच्छे अच्छे ब्रांड इंडिया में आए और उनके बीच में कंपटीशन हो, तो ऐसे में कंज्यूमर को फेयर प्राइस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, कंज्यूमर ओरिएंटेड थी कि नहीं। तो ऐसे में आप देखो इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, इन्होंने फिर बाद में अपना एक्सप्लोरेशन शुरू किया और रिजल्ट क्या होता है, इंडियन कंज्यूमर को भी वैरायटी मिलती है, वेलफेयर भी उसकी इंश्योर होती है, और उसके साथ साथ में सिनेरियो इतना ट्रांसफॉर्म होता है कि जीडीपी 7% पर एनएम के हिसाब से ग्रो करना शुरू कर चुकी होती है। और फिर शुरुआत हो जाती है कंपटीशन की। फर्स्ट टाइम इंडियन कंपनीज ने रियल कंपटीशन फेस किया, क्योंकि अभी तक तो क्या था, कूप मेंढक थे, कुएं के अंदर थी सारी मछलियां,
या सारे मेंढक कुएं के अंदर थे और बस खुश थे, अरे वाह हमारी दुनिया में तो हम ही बहुत बढ़िया हैं। वही चीज़ आप कभी बाहर ना निकलो, किसी से पता ना करो कि हाँ जी आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आपने टेस्ट सीरीज दी ही नहीं, आपने अपना स्कोर दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ में मैच ही नहीं किया या फिर कंपेयर ही नहीं किया, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि कितना कंपटीशन है जी मार्केट में। तो पहले क्या था, सब कुछ प्रोटेक्टेड एकदम, आप एकदम चार दीवारी के अंदर रहो, मस्त रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो क्या आप मेहनत करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप जो मेहनत करते हो उसके पीछे रहता है आपका कंपटीशन, कि भाई इतनी सीट्स वैकेंसीज इतनी निकली है, इतना हमें ये तैयारी करनी है, इतना ये आगे बढ़ना है, और इतना करूं, इतना तो मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें क्या है, दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन। तो ऐसे में कंपटीशन को लेकर के भी बड़ी चिंता की बादल मंडराने लग गए थे, और कुछ लोग तो ये कहने लग गए थे कि अजी इंडियन कंपनीज को तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्रिएट करो। पर नहीं, कंपटीशन अपने आप एक लेवल क्रिएट कर लेता है। देखो, जब जब भी कंपटीशन आता है तो कंपटीशन में नुकसान तो होते हैं थोड़े बहुत, पर जो फायदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको देखने को मिलता है। इसी के लिए लाइसेंस का जो राज था ना, वो ख़त्म किया गया। और इसमें मैं अगर मुझे अब जैसे स्टार्ट करना है, जैसे कोचिंग करानी है या कोई और मेरा प्लेटफॉर्म डालना है, तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे कंटिन्यू करना है। तो इस चीज़ से क्या हो जाता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल भी बनना शुरू हो जाता है। एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आगे बढ़ना चाहता है तो वो आराम से बढ़ पाता है। ठीक है, तो ऐसे में प्लानिंग में चेंजेस आते हैं, और जो चैलेंजेस जो आ रहे थे उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी अब शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा 1991 के जून मंथ एलपीजी पॉलिसी जब अडॉप्ट की थी, उसके बाद में अगर देखें तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज जो कि पहले बिल्कुल दूर दूर हुआ करती थी, कैसे हर चीज़ के अंदर तो गवर्नमेंट अपने आप को इन्वॉल्व करके रखती थी, और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे उनको उतना स्पेस ही नहीं मिलता था काम करने का, और गवर्नमेंट जो थी वो लाइसेंस के नाम के ऊपर बहुत सारे पैसे ऐंठा करते थे। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, ये आज भी चल रही है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, और इसके चलते इंडियन ब्यूरोक्रेसी में सबसे टॉप इंटेलेक्ट से आप कह सकते हो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स का अपॉइंटमेंट होता है। उसके बावजूद इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत ही घटिया परफॉर्म करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। इसके पीछे वजह क्या है? ये लेगेसी, जहां पर सोशलिज्म का सेगमेंट पूरा था और उसमें भी कोई प्रॉपर लगाम लगी नहीं, और करप्शन का जो लेवल है वो बहुत ही हद तक बढ़ गया। तो मजबूरी क्या आ गई जी, 2014 के बाद में आपके एथिक्स का पेपर, जीएस पेपर 4 डाल दिया गया है। राइट, वजह क्या है कि थोड़ा बहुत तो एथिकल, भाई नैतिकता को ध्यान में रख करके आप काम करो। राइट, तो पहले क्या था, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में बहुत गैप था, पर फिर माहौल चेंज होता है, और एएन वर्मा 1991 के टाइम पे जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। तो ऐसे में फिर बाद में चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या था? नियो लिबरलिज्म जिसको हम बोलते हैं। इंडिया में नियो लिबरलिज्म आता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट जस्ट काम करेगी एक फैसिलिटेटर का, और प्राइवेट सेक्टर अपनी ज़रूरतें पूरी बताएगा। ऐसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और इसको हमने बोल दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, पीपीपी मोड जिसको आप बोलते हो। आगे देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो चेंज था वो था एस्पिरेशन ऑफ द इंडस्ट्री। जो भी कोई इंडिविजुअल आगे आकर काम करना चाहे, वो अपनी पूरे पोटेंशियल को गेन करने के लिए उसको पूरी फैसिलिटी मिले। रिजल्ट क्या निकला आज? आईटी इंडस्ट्री में विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस वर्ल्ड के मेजर प्लेयर्स में हैं। इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों को आंखों से आंखें दिखा करके बात करती हैं आज ये कंपनियां। वजह एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991। अनदर चेंजेस की अगर बात करें 1991 में, वो था एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं, एमएसएमईज के लिए भी एक ऑप्शन आपने खोल दिया, और आज एक छोटी सी कंपनी और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती हुई वो बन करके एक बड़ी कंपनी को बन के निकल के बाहर निकलती है। तो ऐसे में क्या हो गया, आपने एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक स्कोप प्रोवाइड कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले केवल और केवल पब्लिक सेक्टर का रोल हुआ करता था, सरकार का। आज पीपीपी मोड पे होता है सारा काम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। उससे भी क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग है, या अथॉरिटी की बात करें, वो सारी की सारी गवर्नमेंट फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, और बाकी सारे काम प्राइवेट सेक्टर करता है। ठीक है, बैंक की अगर बात करें तो 1969 में इंदिरा गांधी सरकार जब थी तो वहां पर नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, सारे बैंकों को सरकारी बना दिया गया था, लगभग सारे बैंक। फिर उसके बाद में
1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म आया उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर फिर से ओपन होता है और रिजल्ट देखो आज एचडीएफसी बैंक कितना शानदार परफॉर्म कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक सीधा डील करता है, सीधा चैलेंज करता है गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स को। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने दरवाजे और खोल दिए और 1994 के बाद में आप देखो कितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ओपन हो चुके हैं। और क्रेडिट फैसिलिटी, जीडीपी, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो की अगर बात करो तो उसमें देखो बहुत मैटर करता है जब कभी भी बैंकिंग की बात की जाए। फाइनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो आज देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब छोटे छोटे ग्रुप मिलकर के एक पूरा बड़ा ग्रुप बना ले तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े ग्रुप, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बने। क्या कॉन्सेप्ट आ गया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि वहां पर भी जो काम करने का तरीका हो उसमें किसी के साथ में अत्याचार ना हो, ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 1991 के बाद में जो परफॉर्मेंस निकल के आई है वो लगातार ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 30 सालों का हमने ये मोटा मोटा सुनामी का जो पूरा सिनेरियो देखा वो जाना ही। और आज ग्लोबल रीच की बात करो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इंडियन कंपनीज का स्टेटस देखो, काबिल तारीफ, राइट। तो ऐसे में 1991 से लेकर 2021 का जो टाइम रहा है दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत चेंजेस आए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। आर्टिकल को लिखा है वैशाली बंसल ने। देखो इंडिया की अगर बात करें, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अंडर नरिश्ड लोगों का घर है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे यहाँ पर हैं इंडिया में, वर्ल्ड की अगर बात करें, जहाँ पर कुपोषण ज़्यादा है। ठीक है, और रही सही में कोविड-19 ने और बुरा हाल कर दिया। अभी जो सोफी रिपोर्ट आई है, जिसका फुल फॉर्म है, लिख लो आप, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफी रिपोर्ट ये रिलीज की गई है 5 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जुलाई में ये आई है। लिख लो ऐसे कैसे 5। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वो पांचों कौन कौन से थे, वो कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है कैसे भी। तो इसमें क्या है कि पेंडेमिक के टाइम पे हमारे यहाँ पर एक तरफ तो फूड ग्रेन का स्टॉक 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा है एफसीआई के पास में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में, और दूसरी तरफ भुखमरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर इस डेटा की बात करें तो ये सीधा सा एक चीज़ बोल रहा है कि मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी की बात करें ना, मॉडरेट मतलब अगर नॉर्मल खाने की कमी और एकदम बिल्कुल ही खाने की कमी, इस कैटेगरी में जहां पर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 6.8% हिस्सा था, या फिर कह सकते हो कि मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है, मतलब फूड इनसिक्योरिटी में, वो कोविड-19 के चलते 9.7 करोड़ फिगर तक पहुंच गया है। मतलब आप देखो 6.8% 2018 में, और एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो कितने जने थे, लगभग 9.7 करोड़, और वो बढ़ चुका है और ज़्यादा राइज हो चुका है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। मतलब यहाँ पर भुखमरी की कमी नहीं है अभी भी, जबकि हम एक सुपर पावर बढ़ने की बात कर रहे हैं। आयरनी क्या है, गवर्नमेंट के पास में 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा फूड ग्रेन गोडाउन्स में पड़ा है, उसके बावजूद भुखमरी से हमारे यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ठीक है, जुलाई 1 का तो डेटा ये है कि 120 मिलियन टन का अनाज है सरकार के पास में। तो वर्ल्ड का जो फूड इनसिक्योरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो लगभग 25% हिस्सा जो है वो बताया जाता है कि साउथ एशिया के अंदर है। अब आप देखो ये फिगर बताया जा रहा है कि लगभग 32 करोड़ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि गरीबी, या गरीबी तो मत बोलो, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। गरीबी तो इससे थोड़ा सा और ब्रॉडर हो जाता है। फूड इनसिक्योरिटी, खाना नहीं मिल रहा पेट भर। और साउथ एशिया की अगर बात करें 32 करोड़ में से तो 36% तो साउथ एशिया के अंदर है। 32 करोड़ का 36% जितना होगा वो साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है आप ये बताओ पॉपुलेशन वाइज? इंडिया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा है ये। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को अगर मेजर करें तो सोफी रिपोर्ट जो है वो 2 ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडिकेटर्स पे बेस्ड है जो कि फूड सिक्योरिटी को मेजर करते हैं इंटरनेशनली। एक तो होता है प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, POU, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है वो देखेंगे। और दूसरा एक और मेथड है दैट इज PMSFI। देखो यहाँ पर है, एक तो POU हो गया, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, और दूसरा है द प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। अब देखो POU है ना, इसमें तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्वे कराए जाते हैं नेशनल सर्वेज को, उन्हीं के बेसिस पे ये डिक्लेरेशन होता है POU का। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी कोविड-19 से लेकर अब तक सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया, तो एक्चुअल में POU का डेटा तो देखो हमारे पास में बोला अवेलेबल है नहीं। POU में देखा क्या जाता है, पर कैपिटा सप्लाई ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशनल पैरामीटर, इसके बेसिस पे लिख लो आप इसको ऐसे कैसे। POU जो है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा,
पर कैपिटा सप्लाई ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशनल पैरामीटर। बोला सर्वे अभी प्रॉपर नहीं है तो कह नहीं सकते कि कितना क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, पर फिर भी 2019 के टाइम पे 14% प्रेवलेंस मानी गई है अंडर हंगर की, वो 15.3% तक हम एस्टिमेट लगा के बैठे हैं। पर बोले ये अंडर एस्टिमेट है, 15.3% नहीं, ज़्यादा हिस्सा जो है पॉपुलेशन का वो अभी भुखमरी का शिकार हो गया है। दूसरी तरफ जो सेकंड एस्टिमेट लगाया जा रहा है दैट इज PMSFI, इसके बेसिस पे देखें तो इसमें सर्वे किया जाता है और सर्वे में और माइन्यूट डिटेल चेक की जाती है कि लोगों का खाने से संबंधित जो भी इनसिक्योरिटी है, फूड इनसिक्योरिटी, उससे संबंधित एक्सपीरियंस क्या रहा जब से ये कोविड आउटब्रेक हुआ है, जिसमें आप ये तो पूछते हो भाई खाना कितना खा रहे हो, कम खा रहे हो पहले से कंपैरिजन में या ज़्यादा, या आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को कुछ चेंज किया है, खाने में पहले प्रोटीन फूड था, अच्छा खाते थे, पर अब इनकम लेवल कम हो गया तो अब आपने कम खाना शुरू किया, या फिर आप सस्ता खाना खा रहे हो या एक टाइम का खाना छोड़ भी रहे हो। इसके अलावा एडिक्वेट फूड स्टफ आपके बॉडी में जा भी रहा है कि नहीं, या पैसे की कमी कितनी क्या रही है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है PMSFI वाले इंडिकेटर में। इसमें तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी रिलायबल यहाँ पर दिख रही है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 5 यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जिन्होंने ये सोफी रिपोर्ट दी, उनमें से एक FAO भी है, वो गैलप, ये आप कह सकते हो गैलप वर्ल्ड पोल के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करता है, जिसमें आप देख सकते हो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस के, इसके बेसिस पे डेटा पूरा कंडक्ट होता है और उसके बाद में फिर एस्टिमेशंस लगाए जाते हैं। और ये जो PMSFI एस्टिमेट है ये कह रहा है कि भाई पेंडेमिक जब से आया है तब से लगातार प्रॉब्लम बढ़ती चली गई है। 2020 से लेकर 2021 तक का जो डेटा है उसका एस्टिमेशन तो हमने लगाया, क्योंकि सर्वेस तो देखो फिर भी एक्यूरेट है नहीं, तो फिर भी हमने एस्टिमेशन जब लगाया तो कुछ डेटा आपके सामने ये निकल के आएगा कि लगभग 43 करोड़ लोग जो हैं, ठीक है, मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी वाली कैटेगरी में आते हैं इंडिया के अंदर 2019 में, और वो आप देख सकते हो लगभग पेंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शन के चलते 52 करोड़ तक बढ़ चुके हैं एक साल के अंदर। तो कितने लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, इस सोफी रिपोर्ट का ये जो PMSFI एस्टिमेट है इसके बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो फूड इनसिक्योरिटी जो पहले 2019 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के 31.6% तक था, मतलब 100 लोगों में से 31.6 जने तो ऐसे थे जिनके पास में खाने से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, वो बढ़कर के 2021 में इस एस्टिमेट से कितनी लग रही है 38.4%। तो ये रियलिटी है, और जबकि हमारे फूड ग्रेन जो गोडाउन्स हैं वहाँ पर चूहे कुतर रहे हैं। तो देखो एक तरफ तो हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये जो प्रॉब्लम है फूड इनसिक्योरिटी की वो एक आयरनी क्रिएट कर रही है, बहुत बड़ी विडंबना है ये अपने आप में। तो ऐसे में मेजर फूड प्रोड्यूसर इंडिया अपने आप में इमर्ज होकर के आ रहा है, पर एक तरफ जहां पर कुछ लोग 1 या 2% लोग वो इंडिया की टोटल GDP का या टोटल जितनी वेल्थ है उसके मालिक बने हुए हैं, उस कितने हिस्से का लगभग 50 से 60%, और बची हुई जितनी पॉपुलेशन है वो हो 98% पॉपुलेशन, उसके पास में बची हुई देश की 40% वेल्थ है। तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। तो एक तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होना और एक इनकम इनइक्वालिटी, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा गरीबों की अगर बात करें तो ये गरीब, हमारी पॉपुलेशन गरीबी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मेन वजह क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी, कि सरकार इनफॉर्मल इकोनॉमी, रोज़ खाओ रोज़ नहीं, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, सुबह गए कमा के लाए खा लिया काम खत्म। अब एक दिन भी अगर उनकी साइकिल रुक जाती है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उनकी लाइफ के अंदर। तो बोला इनफॉर्मल इकोनॉमी बड़ी परेशानी का कारण है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा राइज हो चुकी है। फूड प्राइस, महंगाई खतरनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, श्रिंकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार कम पैसा खर्च कर रही है, और इकोनॉमिक स्लोडाउन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम किसको हो रही है, गरीब को, या जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ इकोनॉमी है या डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी हमें टैकल करने की जरूरत है। तो ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हमारे शुरू से है, जब से अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं तब से, पर इस पेंडेमिक ने और बुरा हाल कर दिया। तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट के जो सिस्टम है एस्टैब्लिश्ड
उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। फूड सिक्योरिटी सिचुएशन को परसीव करके हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि क्यों ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप यूनिवर्सलाइज कर दो। मतलब किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, अगर वो भूखे मर रहा है तो कम से कम उसको अनाज तो दे दो आप, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टॉक है 120 मिलियन टन का, वो भी यूज हो पाएगा और हमारी जनता भी भूखी नहीं मरेगी, ठीक है। तो इसमें देखो एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत है, बस केवल एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलते रहेंगे वीडियोस, हम जल्दी कवर कर लेंगे जो भी हमारा डिले हो रहा है। ओके, थैंक यू।